डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नाम है सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी का टॉपिक 9th क्लास में भी दिया हुआ है और सेल बायोलॉजी का टॉपिक 11th क्लास में भी है। सेल बायोलॉजी का जो टॉपिक है 9th में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के नाम से है और 11th में ये भी सेल बायोलॉजी के नाम से चैप्टर है। तो इस चैप्टर का इस वीडियो में मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि अगर हम लोग सेल के बारे में डिस्कस करते हैं तो सेल को हम किस तरीके से समझें। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है सेल। तो सेल को डिस्कस करते हैं। देखिए, सेल का मतलब होता है कि एक वेसल, एक बर्तन, कोई ऐसी चीज़ जिसके चारों तरफ कोई बाउंड्री हो, जिसमें हम कुछ रख सकें, कुछ चीज़ स्टोर हो सके, तो उसको हम सेल कहते हैं। तो नॉर्मली जो बर्तन होता है, कोई भी चीज़ होती है, उसमें कुछ कैरी किया जा सकता है। तो एक दूसरा इसकी प्रॉपर्टी कैसे समझेंगे कि उसकी चारों तरफ कुछ ऐसी चीज़ है जो कि उसकी बाउंड्री है। तो बाउंड्री के अंदर बंद एक स्पेस जिसके अंदर कुछ कैरी किया जा सकता है, उसको हम सेल कहते हैं। बायोलॉजिकली सेल को बायोलॉजिकली अगर हम समझें तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक। उसने डेड सेल को ऑब्जर्व किया। तो कॉर्क का एक टुकड़ा लिया उसने, उसको अपने बनाए हुए एक सिंपल माइक्रोस्कोप से उसने जब ऑब्जर्व किया, देखा, तो उसको इस तरीके से उसने हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। इस तरीके से जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसके तरीके का स्ट्रक्चर उसको अपने माइक्रोस्कोप से देखने पर कॉर्क का, यानी कि लकड़ी का, डेड लकड़ी जो पानी पी रही होती है, और या जो सूखी हुई लकड़ी जो पेड़ से अलग होती है, कॉर्क कहते हैं उसको, उसका एक टुकड़ा उसने ऑब्जर्व किया। तो उसको हनी कॉम्ब ऐसा उसका स्ट्रक्चर, और जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है और उसमें शहद भरा होता है, बहुत सारे छोटे छोटे खाने होते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर उसको दिखाई दिया। फिर उसके बाद में एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ। तो ये स्ट्रक्चर किसने बताया? रॉबर्ट हुक। उसके बाद एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ। एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ। इसने भी अपने माइक्रोस्कोप से कुछ ऑब्जर्व किया और इसने क्या देखा कि बैक्टीरियल सेल को देखा, और बैक्टीरिया को उसने लिविंग सेल की कैटेगरी में रखा, क्योंकि जहाँ कॉर्क के टुकड़े में कुछ हलचल नहीं हो रही थी, अंदर कुछ था नहीं, वही बैक्टीरियल सेल कुछ मूवेबल सेल था, चल रहा था, और उसके अंदर स्ट्रक्चर में उसको सेल के अंदर कुछ दिखाई दिया। लेकिन उसने यह फाइनली ये बताया कि लिविंग सेल है, जिंदा सेल। तो सेल की डेफिनेशन हमको समझ में आई कि सेल क्या होता है, और फाइनली सेल के डिफरेंट तरीके हमने देखे कि रॉबर्ट हुक ने उसको डेड सेल को ऑब्जर्व किया था और एंटोनी वॉन लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया। फिर एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? रॉबर्ट ब्राउन ने एक सेल के अंदर स्ट्रक्चर देखा, और ये गोल सा स्ट्रक्चर इस सेल में पड़ा हुआ था। सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर देखा रॉबर्ट ब्राउन ने, जो कि स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर था, और उसने इसको नाम दिया न्यूक्लियस। ये सभी साइंटिस्ट की जो डिस्कवरीज थी, ये अच्छे माइक्रोस्कोप आने से पहले की डिस्कवरीज थी, जहाँ वो अपने रिसर्च को बहुत ही हल्के और अपने बनाए हुए कुछ मैग्नीफाइंग लेंस से कुछ ज़्यादा, इसको माइक्रोस्कोप कह सकते हैं, सिंपल से सिंपल फॉर्म माइक्रोस्कोप की, जिसमें वो कुछ बड़ा करके देख पा रहे थे, कुछ मैग्नीफाई करके देख पा रहे थे, इस तरीके के स्ट्रक्चर को वो ऑब्जर्व कर रहे थे। असल में वर्क जो शुरू हुआ वो 1900 पर, जब माइक्रोस्कोप का आविष्कार और अच्छी लेवल से होने लगा, अच्छी मशीन हमारे पास आने लगी, तो माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के साथ ही, एडवांसमेंट के साथ ही, हमारा सेल बायोलॉजी में नॉलेज भी बढ़ने लगी धीरे धीरे करके। और इस तरीके से फिर हमने क्या देखा कि धीरे धीरे सेल्स के बारे में हमारी जानकारी बढ़ने लगी। समय के साथ क्या हुआ कि सेल्स को हम अंदर से देखने लग गए, और फिर हमने दो तरह के डिफरेंस देखे सेल के।
सेल तो पता चल गया सेल क्या होता है, लेकिन नेचर में जैसे जैसे हम अब छोटी चीज़ें तो उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे, माइक्रोस्कोप अच्छा आया तो हम सेल को भी और ध्यान से ऑब्जर्व करने लग गए। तो हमने जब सेल के अंदर के स्ट्रक्चर को देखा तो दो तरीके के सेल हमको दिखाई दिए। पहला सेल जो था वो कुछ इस तरीके का था, पहला सेल कुछ इस तरीके का था और इस सेल के अंदर हमें कोई विशेष चीज दिखाई नहीं दी, इससे सेल खाली था। सबसे बड़ी बात क्या है, जब हमने सेल को माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया, इसको गहरे में देखा तो ये सेल अंदर से एम्प्टी था। और दूसरी बात, इसके अंदर एक धागा सा पड़ा हुआ था सर्कुलर, जो कि एक कोने में पड़ा हुआ था धागा सा, इसको हमने ऑब्जर्व किया। बाद में जब इसकी स्टडी हुई और हमने ध्यान से देखा और हमने इस पर साइंटिस्ट ने रिसर्च की तो पता चला कि ये एक बैक्टीरियल सेल था, जो बाद में पता चला बैक्टीरियल सेल। और इस सेल को हमने बोला प्रोकैरियोटिक सेल। इस सेल को हमने बोला प्रोकैरियोटिक सेल। क्यों बोला प्रोकैरियोटिक सेल? अब देखिए, एडवांसमेंट माइक्रोस्कोपी के साथ साथ हमने डिफाइन करना शुरू किया सेल को कि हम उसको किस बेस पर डिवीजन करते हैं, कैसे हम डिफाइन करेंगे कोई सेल कैसा है, कोई सेल कैसा है। तो हमने एक चीज देखी कि एक सेल जिसके अंदर, अब प्रो का मतलब होता है पुराना, प्रो का मतलब होता है ओल्ड, और कैरियोटिक, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रो माने पुराना और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे सेल जिसमें पुराने तरीके का न्यूक्लियस था। अब न्यूक्लियस तो देखा था रॉबर्ट ब्राउन ने, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर न्यूक्लियस जैसा कुछ दिखाई नहीं दिया। अच्छा, जो न्यूक्लियस के अंदर का सामान था, जो मटेरियल था, उसको बोलते हैं डीएनए। वो यहाँ पर ऐसे बिखरा हुआ पड़ा हुआ था, ऐसे खुले में। तो इस जगह पर जहाँ पर ये न्यूक्लियस का मटेरियल खुले में पड़ा हुआ था, इस जगह को हमने न्यूक्लियस तो बोल नहीं सकते क्योंकि कोई बाउंड्री नहीं थी, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं थी, हमने इसको बोला न्यूक्लियोइड। हमने इसको बोला न्यूक्लियोइड। हमने इसको बोला न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड एक रीजन है, एक जगह है जहां पर कि प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए बिखरा हुआ पड़ा होता है। बाकी और क्या था इसके अंदर? साइटोप्लाज्म। तो पहली चीज, प्रो माने ओल्ड, न्यूक्लियस माने कैरियोटिक, माने न्यूक्लियस पुराने तरीके का न्यूक्लियस है, लेकिन न्यूक्लियस जैसी कोई चीज थी नहीं, लेकिन हमने पुराना न्यूक्लियस बोल दिया उसको, क्योंकि ये कोई जगह यहाँ पर सुनिश्चित नहीं थी। जगह पर एक खाली एक रीजन था जहाँ पर ये बिखरा हुआ पड़ा हुआ था, इसके ऊपर कोई बाउंड्री नहीं थी। दूसरी बात, इसमें नो सेल ऑर्गेनेल, नो सेल ऑर्गेनेल, नो सेल ऑर्गेनेल, इसके अंदर कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं था, यानी कि इसके अंदर कुछ नहीं था। तो जो था उसको मैंने सेल ऑर्गेनेल बोला, लेकिन चूंकि मिला ही नहीं तो मैंने कह दिया नो सेल ऑर्गेनेल। केवल एक सेल ऑर्गेनेल से प्रेजेंट था, जिसको मैं कहता हूँ राइबोसोम। तो फिर इतनी सारी बातें जानने के बाद हमने प्रोकैरियोटिक सेल की डेफिनेशन दी कि ऐसा सेल जिसके अंदर कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं प्रेजेंट है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं प्रेजेंट है, अगर है तो केवल राइबोसोम प्रेजेंट है, जिसका न्यूक्लियस एब्सेंट है और न्यूक्लियर मटेरियल डीएनए साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़ा हुआ है, ऐसे सस्पेंडेड कहते हैं इसको, और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। विजिबली हमें इसके अलावा इसमें कुछ और भी दिखाई नहीं दिया। तो ऐसे सेल्स को मैंने बोला प्रोकैरियोटिक। तो सेल का डिवीजन हमने न्यूक्लियस के बेस पर करा, न्यूक्लियस को आधार बनाया सेल को डिफाइन करने के लिए। उसके बाद और रिसर्च हुई, धीरे धीरे हम माइक्रोस्कोप से प्लांट सेल और दूसरे सेल्स को जब हमने देखा तो हमने उसमें ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिखाई दिया। हमें कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया?
इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर दिखाई दिए। जब हमने इस तरीके के सेल ऑब्जर्व करे तो हमने क्या देखा कि भाई इस तरह के सेलों में तो कुछ नहीं था अंदर, और इस तरीके के सेलों में तो बहुत सारी चीज़ें अभी तक चीज़ें डिफाइन नहीं हो पाई थी, और धीरे धीरे साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से समय के साथ इनके बारे में डिस्कस किया कि क्या क्या चीज़ क्या क्या देखी, क्या क्या किसका क्या रोल होता है, क्या फंक्शन होता है, लेकिन सेल के अंदर ये सब हमें दिखाई दिया ऐसे सेल। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो दिखाई दी वो ये थी कि इस वाले सेल में कोई भी न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर, बीच का केंद्रक जिसको सेंटर पॉइंट कहते हैं, वो नहीं प्रेजेंट था, और इसका साइटोप्लाज्म के अंदर डीएनए सस्पेंडेड था, फ्रीली पड़ा हुआ था ऐसे, जबकि इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस था और इसमें अंदर डीएनए ये क्रोमेटिन थ्रेड अंदर पड़ा हुआ और बहुत कुछ था, न्यूक्लियोप्लाज्म था, न्यूक्लियस ये बात था। तो यहीं पर एक सेल का डिफरेंशिएशन क्रिएट हो गया। साइंटिस्ट ने जब पढ़ा तो देखा तो उनको कुछ सेल ऐसे मिला, आप देखिए ना, देखने पर भी आपको दोनों सेल अलग अलग लग रहे होंगे। यहाँ पर हम क्लियर देख सकते हैं कि एक सेल ओल्ड टाइप का था, एक सेल न्यू टाइप का था। तो ये सेल बैक्टीरियल सेल जो कि एक स्टेज तक आकर इनका डेवलपमेंट बंद हो गया, फिर इन्हीं से नए सेल बने, जिनसे कि बाद में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, पहले यूनिसेलुलर। तो ऐसे सेल को बोला मैंने प्रोकैरियोटिक सेल, और जिसमें नया न्यूक्लियस यानी कि कंप्लीट न्यूक्लियस प्रेजेंट था, ऐसे सेल को मैंने बोला यूकैरियोटिक सेल। अब यू माने होता है न्यू और कैरियोटिक माने होता है न्यूक्लियस। तो बात ये डिफरेंस क्रिएट हो गया, यू माने न्यू और कैरियोटिक माने न्यूक्लियस, जिसमें नए तरीके का। अब नया क्या है? नया ये है कि प्रॉपर इसमें व्यवस्था है, मेम्ब्रेन है, अंदर सब सामान अंदर ढका हुआ पड़ा हुआ है, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं सब सेटल्ड हैं। तो एक चीज़ जो नोटिस करी गई वो ये करी गई कि इस तरीके के न्यूक्लियस की प्रेजेंस के साथ ही इसमें बाकी सारे ऑर्गेनेल भी आ गए। जैसे ही डेवलप न्यूक्लियस आया, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आया, वैसे ही बाकी चीज़ें भी इसमें अपीयर होने लगी, डेवलप होने लगी। तो ऐसा हजारों सालों के अंदर हुआ। जब इस तरीके के सेल से इस तरीके के सेलों का जन्म हुआ प्रकृति के अंदर, तो ऐसा हजारों साल लग गए होंगे कि जब प्रकृति के पास यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ये सेल खाली थे, और यहाँ पर प्रकृति ने बहुत सारी चीज़ें बना दी। इन सब चीज़ों के होने से नेचर में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ, कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ, जिनके अंदर बॉडी काफ़ी कुछ कर सकती थी, जो मल्टी सेलुलर थे, और अगर यूनिसेलुलर भी हैं तो भी वो अच्छे तरीके से, जैसे अमीबा, वो बहुत कुछ कर सकता है, खाना भी बहुत प्रॉपर तरीके से खाता है, और बहुत सारे अपना डिफेंस को भी करता है, अपना ऑस्मो रेगुलेशन भी करता है। ये सारे काम प्रोकैरियोटिक सेल नहीं कर पा रहा था, तो वो यूकैरियोटिक सेल करने लगते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस रहा सबसे पहले प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में। अब इसमें दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें है कि जैसे जैसे सेल के अंदर एडवांसमेंट होने लगा, फिर दो साइंटिस्ट थे, इनका नाम था श्राइडन एंड श्वान। एक जर्मन बॉटनिस्ट था, एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था। इन्होंने सेल थ्योरी की और इन्होंने ये बताया कि सभी ऑर्गेनिज्म सेल के बने होते हैं। तो बॉटनिस्ट वाले ने प्लांट के ऊपर वर्क किया और उसने बताया सभी ऑर्गेनिज्म, सभी प्लांट जो होते हैं वो सेल के बने होते हैं। और जो श्वान था उसने एनिमल पर वर्क किया, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था, और उसने ये बताया सभी एनिमल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और इन दोनों ने एक बात बताई कि सभी ऑर्गेनिज्म सेल के बने होते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाए कि सेल, नए सेल बनते कहाँ से हैं। बाद में एक आर बर्चो करके 1855 में एक साइंटिस्ट था, उसने थ्योरी दी, मॉडर्न सेल थ्योरी, जिसके अनुसार सभी पुराने सेल से नए सेल बनते हैं। सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो यहाँ पर हम ये बात करते हैं सेल थ्योरी, और सेल थ्योरी जो थी वो किसने दी थी? श्लाइडेन, SHELIDEN, श्लाइडेन एंड श्वान, SCHWANN। बाद में एक ही सेल थ्योरी को रिवाइज किया गया, जो कि आर बर्चो, RVIRCHO, आर बर्चो नाम के साइंटिस्ट ने क्या दी?
मॉडर्न सेल थ्योरी। तो यहां तक सेल की थ्योरी दे दी गई, पौधों पे काम करके, एनिमल्स पे काम करके सेल थ्योरी दे दी गई, और फाइनली आर बर्चो ने मॉडर्न सेल थ्योरी भी दे दी। तो सेल के लिए कोई कंफ्यूजन अब दिमाग में था नहीं। उसने ये कह दिया कि सभी एनिमल और प्लांट सेल के बने होते हैं, और उसने कह दिया कि सेल अराइज फ्रॉम प्री existing cell arise from pre-existing cells, cell arise from pre-existing cells, ये आर बर्चो ने कह दिया। और यहाँ पर सेल के लिए हमारा कंफ्यूजन खत्म हो गया, जो कि श्राइडर ने श्वान नहीं बता पाए थे कि नए सेल कैसे बनते हैं। और इन्होंने एक इडियम दिया, ओमिनस सेलुला ई सेलुला, ओमिनस सेलुला ई सेलुला, ओमिनस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब होता है कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम ओल्ड सेल। ओमिनस सेलुला ई सेलुला, न्यू सेल अराइज फ्रॉम ओल्ड सेल। ये बात आर बर्चो ने अपनी सेल थ्योरी में बता दी 1855 में। इस तरह से सेल थ्योरी वाला कंसेप्ट खत्म हुआ। फाइनल ये हो गया कि सभी एनिमल और प्लांट सेल के बने होते हैं, जिनके सेल पुराने सेलों से बन जाते हैं। पुराना सेल टूटता है और नया सेल बन जाता है। ये रही बात सेल थ्योरी की। अब इसमें दूसरा पॉइंट समझते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये है कि एनिमल और प्लांट सब सेल के बने होते हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस हुआ। अब इसको समझते हैं, एनिमल और प्लांट सेल का डिफरेंस, या हम समझेंगे एनिमल सेल। एनिमल सेल जो होता है, क्योंकि एनिमल सेल, एनिमल इधर उधर भाग सकते हैं, मूव कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं, तो इनके ऊपर कोई रिजिड स्ट्रक्चर, कोई कर्रा स्ट्रक्चर नहीं होता जिससे इनका सेल स्टेशनरी हो जाए, रुक जाए। इनका सेल मूवेबल होता है। इसका मतलब ये हुआ इनके ऊपर कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, नो सेल वॉल। तो चूंकि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, तो सबसे ऊपर की मेम्ब्रेन क्या होती है इनकी, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जितने भी एनिमल्स हैं उनकी डेलिमिटिंग बाउंड्री, सबसे बाहर की जो इनकी सरफेस होती है सेल की, इसको मैंने अभी डायग्राम बना के दिखाया, तो उसमें दोनों में तो वॉल थी, इसमें कोई सेल वॉल नहीं होती। तो आउटरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती, जैसे हमारी स्किन है ना, हमारा पूरा शरीर है, इसके ऊपर कोई वॉल जैसा स्ट्रक्चर है। वॉल होता तो हम भी पेड़ की तरह रिजिड खड़े हो जाते, एक जगह पर मूव नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ा फायदा इसमें यही होता है कि इसके ऊपर किसी भी तरीके की वॉल नहीं होती है। लेकिन एक चीज़ इसमें प्रेजेंट होती है जो एनिमल सेल, जो प्लांट सेल में नहीं होती, और उसको कहते हैं सेंट्रोसोम। ये आ गया है सेंट्रोसोम। अभी जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ सेल का। ये प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब अगर इसी बात को हम प्लांट सेल के रेफरेंस में देखें, तो प्लांट सेल का स्टेशनरी नेचर होता है, एक जगह पेड़ खड़ा होता है, जिंदगी भर खड़ा ही रहता है, और हिल डुल भी सकता है तो लिमिटेड, लेकिन इसलिए बॉडी के ऊपर सेल वॉल होती है। तो इसकी सेल वॉल प्रेजेंट, इसकी सेल के ऊपर सेल वॉल होती है, सेल वॉल प्रेजेंट। लेकिन दूसरी बात क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती, सेल वॉल के नीचे होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो ये दो डिफरेंस बेसिकली हमको समझ में आए कि एनिमल सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है। तो ये है सेल का ओवरव्यू। अब इसमें एक चीज और समझ लेते हैं कि सेल के नेचर में बहुत तरीके के शेप और साइज होते हैं। तो हमने जो सेल, स्मॉलेस्ट सेल जो अब तक देखा, उसका नाम था माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा
और ये 0.3 मिली माइक्रोन का बना हुआ इसका साइज है माइकोप्लाज्मा का। माइकोप्लाज्मा 0.3 मिली माइक्रोन इसका साइज है। और अगर हम लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो लॉन्गेस्ट सेल, अगर हमारे नेचर में बात करें लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमंस के अंदर तो नर्व सेल होता है। ह्यूमंस में नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल होता है। और लार्जेस्ट सेल होता है, लार्जेस्ट सेल ये होता है फीमेल ऊसाई। फीमेल ऊसाई ये लार्जेस्ट सेल है। और स्मॉलेस्ट सेल होता है ह्यूमन स्पर्म। और अगर हम आइसोलेटेड सेल की बात करें, जो निकाला गया आइसोलेटेड सेल है वो है ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग ये हो गया लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल। तो ऐसे ही सेल के साइज की बात होगी। जहां तक शेप की बात करें तो सेल की शेप भी बहुत डिफरेंट तरीके की होती है। सेल शेप जैसे हमारी आरबीसी बाइकॉन्केव शेप की होती है। और जो नर्व सेल होता है वो ब्रांच्ड होता है, कई तरह की ब्रांच होती है उसके अंदर। और कुछ कॉलमनर सेल होते हैं, कॉलम जैसे होते हैं। और जो डब्ल्यूबीसी होती है उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, वो एमीबर्ड शेप की होती है। ऐसे हम हमारे शरीर के अंदर नेचर में बहुत तरीके की शेप मिलेगी, साइज की वो शेप मिलेगी हमें सेल्स की, जो कि बहुत तरीके की शेप लिए हुए होते हैं। तो यहाँ पर हमने ये बात समझी, एक ओवरव्यू वाली बात करें कि सेल्स दो तरीके होते हैं, वो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। एनिमल में एनिमल सेल होते हैं जो कि सेल वॉल लिए होते हैं, और सेल वॉल नहीं होती और प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और इसी तरीके से सेल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक टाइप के होते हैं, यानी कि उसमें कुछ ओल्ड न्यूक्लियस और कुछ न्यू न्यूक्लियस होता है। ये एक जनरल ओवरव्यू दिया मैंने सेल के बारे में। इस पर सजेशंस और कमेंट्स आप अपने बताइए, जो आपको टॉपिक पढ़ना है, इससे कुछ चीज़ समझनी है, कोई डाउट है तो आप पूछिए मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर। थैंक यू।